नहीं देखना है तो क्वालिटी कम कर देना। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और घटना चक्र पार्ट 3, घटना चक्र जनरल साइंस का ये 6वां डे है। पार्ट 6 कहेंगे इसको हम लोग। तो बच्चों, घटना चक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और किसी भी तैयारी को परखने के लिए अपनी तैयारी को प्रीवियस क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन पर आपकी अच्छी कमांड है, उसके बाद आप नए क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आप जो है सफलता पा सकते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन को आप किसी भी स्थिति में इग्नोर नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आज ये हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे बच्चों। और ऑप्टिक्स में आज ये पहला क्वेश्चन है। बताइए आप लोग, इसके आंसर बताइए। Which of the following radiation has the highest energy per quantum? इसमें से कौन सा जो रेडिएशन को है हाईएस्ट एनर्जी होती है, बताइए इसको आप लोग। तो इसमें देखिए, एनर्जी जो होती है बच्चों इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। इसको दूसरे भाषा में कहते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं 200 से 280, और बाकी का सभी जो वेवलेंथ जो है बच्चों इससे ज़्यादा है। तो इसीलिए, क्योंकि जो नीचे वेवलेंथ सब जो कम रहेगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो वही कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज द हाईएस्ट एनर्जी पर क्वांटम। तो बच्चों, ये 200 से 280 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है, इसी का हाईएस्ट एनर्जी होगा, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो चलिए, अब इसमें अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। देखिए, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग, जो वही मैं आपको बता रहा था। फोटॉन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो हमको ये जो क्वेश्चन में जो है वेवलेंथ दिया हुआ था, तो ये जो देखिए यहाँ से ये जो है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो यहाँ से हम ये देख पाएंगे कि जो वेवलेंथ छोटी होगी
उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज, विजिबल रेंज जिसको हम देख सकें, तो ये 400 से 700 नैनोमीटर वाला जो है विजिबल रेंज है। इसमें अभी हम लोग इसमें एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इनकम्पासेज all types of radiations. The part of spectrum that reaches Earth from the Sun is between ये बच्चों देखिए, मान लेते हैं कि ये 400 है नैनोमीटर और ये 700 है, तो बिलो 400 को हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। और एवब 700 को क्या कहते हैं, इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रा रेड। और ये जो 400 से 700 के बीच में जो बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विजिबल रेंज। ठीक है, तो यही है बच्चों, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो है बच्चों, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड और विजिबल तीनों सब कुछ होते हैं। तो कहने का मतलब इसमें जो है जो 400 से नीचे होते हैं उसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं रेडिएशंस, और जो 700 से ऊपर होते हैं उनको इंफ्रारेड कहते हैं, और 400 और 700 के बीच में जो होता है उसको इंफ्रारेड कहते हैं। रितेश दिए हो? तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए बच्चों आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा बच्चों, द वेव लेंथ एक्सटेंशन ऑफ विजिबल लाइट इज, विजिबल लाइट का वेव लेंथ एक्सटेंशन कितना होता है। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं बच्चों, इससे पहला वाला प्रश्न जो पढ़े हैं, 400 से जो 700 होता है, ये नैनोमीटर, यही विजिबल रेंज है। इससे नीचे क्या था, अल्ट्रा वायलेट था, और इससे ऊपर क्या था, इंफ्रारेड था। तो देखिए कि 400 और 700 के नज़दीक कौन सा है, वही आपका आंसर होगा। इसमें जो देखिए डी वाला ऑप्शन बच्चों, हाँ माट साहब, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपसे। हाँ थोड़ा पढ़ा रहे थे, ठीक है, ओके।
तो अभी बच्चों एक बीच में फ़ोन आ गया था बहुत ज़रूरी। वेवलेंथ एक्सटेंशन ऑफ विजिबल लाइट इज, तो क्या होगा 390 से 780 वाले को हम 400 और 700 के करीब मान सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। उसको फुल करो। बच्चे देखते हैं, थोड़ा लग रहा है कि आवाज़ थोड़ा सा कम है, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ सुधार हुआ है कि नहीं। तो विजुअल लाइट का जो रेंज होता है बच्चों, इसको समझिए 400 से 700 नैनोमीटर तक होता है। चलिए ये प्रश्न देखिए और इसका उत्तर बताइए आप लोग। ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ। मानव नेत्र जो है बच्चों किस वेवलेंथ की लाइट के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है? इसमें जो बच्चों ये देख रहे हैं यूपी पीसीएस पीएससी रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 का प्रश्न है। तो ह्यूमन आइज मोस्ट सेंसिटिव टू विजुअल लाइट ऑफ वेवलेंथ, इसमें 5500 एंगस्ट्रॉम की जो लाइट है उसके लिए बच्चों मानव नेत्र सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब देखिए आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू येलो ग्रीन लाइट दैट इज ऑफ वेवलेंथ अबाउट 5500 एंगस्ट्रॉम और 555 नैनोमीटर। येलो ग्रीन, ठीक है ना बच्चों। जैसे हम लोग जो अभी ये जो विबग्योर वाला जो जानते हैं, इसका बहुत अभी उपयोग करेंगे। विबग्योर वाला जो शॉर्टकट, तो येलो और ग्रीन जो देख रहे हैं इसके लिए मानव नेत्र ज़्यादा सेंसिटिव होता है। चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन पर हम लोग, द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज, बहुत बढ़िया प्रश्न है। द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज, लाइट के रेडिएशन का नेचर कैसा होता है? थोड़ा हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाएंगे बच्चों क्योंकि ज़्यादा प्रश्न देखना है। और ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, लेकिन एक जो कुछ नए हैं और इन क्वेश्चन का एग्जाम में पूछने का तरीका क्या है, यहाँ से ये चीज़ हम लोग को सीखने को मिलेगा।
तो लाइक बोथ ऑफ वेव एंड पार्टिकल, लाइट के रेडिएशन का जो नेचर है बच्चों, वेव और पार्टिकल दोनों प्रकार का है। देखिए, द लाइट हैज ए dual nature, sometimes it behaves as wave and sometimes as particle. In the latter part of the 19th century, the black body radiation and photoelectric can be understood only on the basis of particle model of light. Some experiments require light to be a wave whole. तो ये वही है कि बच्चों लाइट जो है पार्टिकल और वेव दोनों प्रकार का रेडिएशन का बिहेव करती है। लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज हम लोग सुने हैं कि लाइट एक सीधी रेखा में चलती है, तो वही बात कर रहा है कि लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज, प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता हो, क्योंकि आपको क्योंकि का उत्तर बताना है। वेव लेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा, क्योंकि वेव लेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, ये इतना स्मॉल है कि ये एक सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल वेवलेंथ लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं बच्चों हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखिए, लाइट हैज ए ग्रेटर वेलोसिटी, द साउंड हैज द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। इसमें बच्चों ऑप्शन ये वाला सही होगा। मैं ये का एक शब्द में आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रकाश का वेग है सबके वेग से ज़्यादा होता है। आप चाहे जितना भी वेग देख रहे हैं रॉकेट का, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का, साउंड का, तो इसमें प्रकाश का वेग जो है बच्चों तेज होता है। आप एक चीज़ और इससे जुड़ी हुई बात तो आपको मैं बता देता हूँ कि ब्रह्मांड में बहुत सारे जैसे ग्रह हैं, ग्रह और उपग्रह हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सूर्य जो स्टार है, इससे सूर्य से पृथ्वी पर बच्चों, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रकाश कितनी तेजी से ट्रेवल करता है। तो ये वही है। तो इस स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, वाइल द स्पीड ऑफ साउंड इन ए वैक्यूम इज 0। साउंड को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वैक्यूम में इसकी स्पीड जो 0 हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस रेफरेंस का मतलब यही है कि प्रकाश की चाल जो है बच्चों सबसे ज़्यादा है। और ये भी याद रखिए कि यहाँ से साउंड इन वैक्यूम में 0, साउंड का निर्वात में जो वेग होता है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब यह है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? माध्यम की ज़रूरत है।
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नियरली, अभी हम लोग पढ़े हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर चलेंगे बच्चों, ठीक है ना। जहाँ समझने की जरूरत होगी वहाँ पर रुक कर आराम से समझा भी जाएगा। लेकिन यह कि ये चीज़ देखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा एक्स्ट्रा समय देना कोई फायदे का बात नहीं होगी। स्पीड ऑफ द लाइट इज देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्वेश्चन जैसे जैसे दिया उसी प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, प्रकाश का जो चाल जो है बच्चों मैक्सिमम किस में होता है, वैक्यूम में होता है। क्योंकि जैसे जैसे प्रकाश के, जैसे आप देखते हैं कि दीवार आ जाने पर, दीवार जैसे मान लें कि घर से बाहर रोशनी नहीं जाती है, घर में अगर वाइट लाइट जल रही है तो दीवार से नहीं जाती है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश के माने माध्यम में जितना स्ट्रांग बैरियर लगाएंगे वो उतना रोकेगा। तो लेकिन वैक्यूम में इसको कोई बैरियर नहीं, इसलिए इसमें ये मैक्सिमम होती है। देखिए क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम इज मैक्सिमम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज ग्रेजुअली इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लाइक वाटर और ग्लास, इट इज लिस्ट इन डायमंड। वही बात, जो जितने घनत्व वाला वस्तुएं होंगी, जिसकी घनत्व जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसीलिए देख रहे हैं कि हीरा जो है डायमंड में प्रकाश का चाल सबसे कम होता है। जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाएगा चाल घटती जाएगी, रेयरर होता जाएगा चाल बढ़ती जाएगी। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम while passing through, मिनिमम प्रकाश की चाल इनमें से किससे पास होते समय मिनिमम होगी। तब हमको ये देखना होगा कि कौन सा माध्यम इन चारों ऑप्शंस में डेंसर है। तो इनमें ग्लास जो है बच्चों डेंसर है। देखिए एयर से भी है, वाटर से भी, क्योंकि ग्लास जो है माने वाटर का ही एक शीतित रूप है। शीतित का मतलब कि जमा हुआ। तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू ग्लास। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। Any of object or material which has the highest refractive index has minimum speed of light. The glass has the highest refractive index among other like vacuum, water and air. तो इसमें बच्चों एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट और मटेरियल विच है हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट। तो जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा बच्चों, प्रकाश की चाल कम होगी। धीरे धीरे इन क्वेश्चन को दिमाग में समझते हुए बैठाते हुए चलिए, क्योंकि बूंद बूंद करके तालाब भरता है। और
ये जो आराम से पढ़े गए क्वेश्चन हैं, तैयार किए गए, यही काम आते हैं। क्योंकि जब परीक्षा आता है तो बच्चे जो है जल्दी जल्दी में पूरी किताब को पढ़ डालते हैं। जिस तरह से रामायण 24 घंटा में पढ़ तो दिया जाता है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं रुकता है। उसी तरह से एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है उस समय किताब बाँचने से दिमाग में कुछ रुकता नहीं है। उससे पहले जो तैयारी किया रहता है जो बच्चा, वही काम आता है। टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 8.5 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो वैसे तो 8 मिनट के अप्रॉक्स होता है, थोड़ा सा कम बेसी, लेकिन इसमें जो है बच्चों, इसमें ऑप्शन 8 मिनट नहीं दिया, 8.5 ही दिया, इसलिए हम इसको सही मानकर चलेंगे यहाँ से। देखिए आ गया जो मैं आपको कह रहा था, लाइट फ्रॉम द सन रीचेज टू अर्थ इन अबाउट 8 मिनट्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट वेलोसिटी? किसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है? अभी हम लोग पढ़े हैं कि लाइट जो प्रकाश की वेग जो है बच्चों, लगभग अब तक जितनी नोन वस्तुएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। अब तक जितनी ज्ञात वस्तुएं हैं, माने प्रकाश जो स्पीड जो जितनी फास्ट से चल सकती हैं, उनमें प्रकाश सबसे ज़्यादा फास्ट चलने वाला है। तो देख रहे हैं कि ये यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। इस स्टेटमेंट के बाद हमें नहीं लगता कि कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक ना। लाइट वेव कैन ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, द साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। Speed of light is maximum in vacuum. The speed of highest energy cosmic ray could be extremely close to but still below the speed of light in vacuum. ये कह रहा है कि speed of highest energy cosmic rays could be extremely close to बट स्टिल बिलो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कह रहा है कि कास्मिक जो किरण होती हैं, कास्मिक किरण की जो हाईएस्ट एनर्जेटिक कास्मिक रे होती हैं, उनकी जो चाल जो है प्रकाश के चाल के लगभग बराबर होती है, लेकिन बिलो ही रहती है। लगभग बराबर होने का मतलब कि हमेशा 19 ही रहती है, 20 नहीं होती है, 20 और बराबर नहीं होती है। तो इससे एक चीज़ और दिमाग में बैठाइए कि जो कास्मिक रे होती हैं, कास्मिक रे की भी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। When light wave pass from air to glass, the variable affected are। ये माध्यम चेंज होने पर प्रकाश के जो कंपोनेंट है उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो when light wave pass from air to glass, वायु से ग्लास में जब जाता है तो वेरिएबल अफेक्टेड आर, तो इसमें से क्या क्या परिवर्तित होता है। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक ना। इसको आप बच्चे इसको तैयार करते हैं और बार बार भूल जाते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोग को रिलेट करके बताता हूँ। इसका जो देखिए वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इसीलिए देख रहे हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी। भाई प्रकाश का जो फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों, एक उसका वो नेचुरल गुण है, तो वो कैसे चेंज हो जाएगी।
तो वही पूछ रहा है कि जब प्रकाश जो है एयर से ग्लास में चलता है, प्रवेश करता है, तो कौन कौन सा चीज़ चेंज करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, ये बताइए वेलोसिटी और वेवलेंथ कैसे चेंज होते हैं। हम ही कह रहे हैं कि एयर जो है रेयर मीडियम है और ग्लास जो है डेंसर मीडियम है, ठीक है ना बच्चों। तो ये बताइए जब आप रोड पर चलते हैं और रोड पर जब आप चलते हैं तो रोड पर जब रोड खाली मिलता है तो आपकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाती है। इसका मतलब कि आपकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब माध्यम चेंज होगा, जब रोड खाली मिलता है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, और रोड जब भरा होता है, रोड पर ज़्यादा लोग होते हैं तो आपकी स्पीड घट जाती है। इसका मतलब कि माध्यम चेंज होने से प्रकाश जो है, मैं आपको जोड़कर एक समझने के लिए रेफरेंस देके बता रहा हूँ ताकि आप कैसे इस बात को अपने दिमाग में बैठा पाएँ। तो उसी प्रकार से लाइट भी होती है, क्योंकि लाइट को भी चलने की एक माध्यम की जरूरत नहीं होती है, साउंड को माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन इसको उस चीज़ से जोड़कर समझा जा सकता है। जब देखिए जब ये डेंसर मीडियम में जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी जो कम हो जाएगी। और जब ये बताइए जब रोड पर लोग ज़्यादा होते हैं तो उनके बीच की दूरी भी कम होती है, तो उसी तरह से वेवलेंथ भी घटती बढ़ती है। जब रोड पर लोग कम होंगे तो उनके बीच की दूरी भी ज़्यादा होगी। तो मेरा टोटल कहने का मतलब ये था आप लोगों से कि वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है प्रकाश की। जब माध्यम चेंज होता है तो वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है और बाकी का सब ठीक रहता है, ठीक है ना। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इसका नेचुरल गुण है, ये चेंज नहीं होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार करके दिमाग में बैठा लीजिए। ये बार बार पूछता है और बच्चे जो है बार बार गलती कर देते हैं। तो इसको हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन अब से आप गलती नहीं करेंगे। कम से कम इतना ही बैठा लीजिए कि भैया जब रोड पर लोग ज़्यादा होते हैं तो आपकी चाल कम होती है। इसका मतलब कि माध्यम चेंज होता है तो आपकी चाल पर अंतर पड़ रहा है। और वेवलेंथ आप जानते ही हैं, जब लोग ज़्यादा होंगे तो लोगों के बीच की दूरी कम होगी, लोग कम होंगे तो लोगों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी। तो इस बात से when the light passes from air to glass or one medium to another, then the frequency of light remains constant. Frequency of light remains constant, but wavelength and velocity are changed. ठीक है बच्चों, वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। When light passes from one medium to another medium, which one of the following does not change? कौन नहीं चेंज होता है बच्चों, अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रीक्वेंसी। जब इस चीज़ को पढ़ लिए तो इस पर समय ज़्यादा देने का कोई मतलब नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है बच्चों, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है। और वेवलेंथ जब चेंज होता है तो इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। When a ray of light travels from a denser medium to a rarer medium, then वही भाई हम ही कह रहे हैं कि जब रोड माने खचाखच और भरे हुए रोड से जब आप खाली रोड पर पहुंचते हैं तो आपकी चाल में क्या होता है बच्चों, चाल बढ़ती है कि घटती है। तो इस देख रहे हैं कि स्लो डाउन, हम ही कह रहे हैं कि जब भरे हुए रोड से, जैसे मान लें कि जो रोड पर जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक से जब आप वो खाली ट्रैफिक में पहुंचते हैं जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं हो, तो वहाँ पर आपकी क्या होती है, चाल बढ़ जाती है। तो स्लोज डाउन कहाँ से आ गया है, इसको कट करिए। जब
लोग पर जब भीड़ भाड़ से आप बाहर निकलते हैं तो आप तेज़ी से दौड़ते हैं, तो गाड़ी की आपकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। और ये तो इसमें स्पीड से अप वाला हो जाएगा। और इसमें जो देख रहे हैं कि बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक ना, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जाहिर सी बात है कि जब आप खाली पाएंगे तो दूरियां बढ़ेंगी, भागेंगे। इसको हमको ये ना समझिएगा कि मैं आपको प्रकाश के कंसेप्ट पर क्यों नहीं बता रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका प्रकाश का कंसेप्ट आप पढ़े हैं और मैं इसको व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि अब देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि सघन है, डेंसर है, ऊपर वाला मीडियम जो डेंसर मीडियम है और नीचे वाला रेयरर मीडियम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रकाश यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है ना, तो अगर ये डेंसर से, तो जाहिर सी बात है इसको आना चाहिए ऐसे, लेकिन भागेगा ही ऐसे, ठीक है ना बच्चों, ऐसे भागेगा। क्यों कि जब खाली जगह पाएगा, रेयरर का मतलब कि खाली से जगह से, आप रेयरर को खाली जगह से समझ सकते हैं। तो ये जो है इसको नॉर्मल कहते हैं, इसको जो है नॉर्मल कहते हैं। जो लंबवत रेखा देख रहे हैं इसको नॉर्मल कहते हैं, तो नॉर्मल से दूर भागती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको लाइट का थोड़ा सा ज्ञान होगा। मैं आपको क्वेश्चन से रूबरू करा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, और इसलिए एक आध क्वेश्चन जो है व्यवहारिक ज्ञान से जोड़कर आपको बता रहा हूँ, ताकि वो क्वेश्चन चाहे जिस प्रकार से वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो जब आप डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएंगे तो प्रकाश क्या होगा, प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी और आप नॉर्मल से दूर हटेंगे, क्योंकि आप खाली जगह में पहुंचे हैं। रेयरर का मतलब कि खाली मीडियम में पहुंच रहे हैं। चलिए आगे चल रहे हैं। When a ray of light travels from a denser medium to a rarer medium, it speeds up and bends away from the normal, ठीक है ना बच्चों। और यही जब मीडियम चेंज होगा तो अपोजिट हो जाता है। Which one of the following energy conversion takes place in carrying out process of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस में ऊर्जा का रूपांतरण किस माध्यम से होता है बच्चों? तो ये क्या होता है, लाइट टू केमिकल एनर्जी होता है, लाइट टू केमिकल एनर्जी, क्योंकि प्रकाश से केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस में परिवर्तित होता है। थोड़ा हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाकर ही चलेंगे। ये यूपीपीसीएस 1998 का क्वेश्चन है, ये बस इसमें 98 दिया है। इसके बाद जो है ये प्रश्न हजारों बार पूछा गया है, उसकी कोई गणना नहीं है, बस अर्थ है कि ये इंडिकेट किया है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी और अभी पूछे जाएंगे। देखिए, फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डूइंग केमिकल इक्वेशन। ये जो केमिकल इक्वेशन जो देख रहे हैं बच्चों, इसको भी याद रखिए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O मिल के क्या बनाते हैं, ये हो गया ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और ये क्या होता है, जल। और इसमें आप ये देखिए क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति जरूरी है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसमें कई बार इस इक्वेशन को ही पूछ लेता है और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दे देगा। तो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि ग्लूकोज का फार्मूला याद रखिए, C6H12O6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, ठीक है ना, 612 CHO 612 6, ठीक है ना बच्चों। तो इसको जो है, ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं इक्वेशन वाला, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या होगा, 6CO2 प्लस 12 H2O। इसको थोड़ा समय दीजिए आप लोग, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गया, माने इन दोनों की क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये क्या हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और
ये वाटर आपको मिलेगा। और इसमें ग्लूकोज का फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है ना बच्चों। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर्स इन थिन फोम ऑफ सोप इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन। हम ही कह रहे हैं कि जो साबुन के बुलबुले होते हैं वो किस कारण से चमकते हैं। थोड़ा सा आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसको बताइए आप लोग। किस कारण से साबुन का जो बबल है, सोप का बबल है बच्चों, वो चमकता है। उसमें कौन सा प्रकाश का जो गुण अप्लाई होता है। तो इसमें बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस के कारण वो चमकता है बच्चों, ठीक है ना। तो अगर इंटरफेरेंस जहाँ नहीं दिया हो यहाँ पर तो ये ऑप्शन ए वाला सही होगा, इसका आंसर जो है सही होगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो टोटल रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस के कारण ही प्रकाश वो जो साबुन का बबल जो है वो चमकता है। ग्लिटरिंग कलर्स इन थिन फोम ऑफ सोप, ठीक है ना। तो ये टोटल रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस से बच्चों बबल चमकता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर इन थिन फोम ऑफ सोप इज द रिजल्ट ऑफ फिनोमिनन ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस व्हेन लाइट वेव्स हिट a bubble, some of them bounce straight back off the outer part of the soap film, other refracted on through but then bounce off the inner part of the film. Now the refracted and reflected light gives soap foam glittering color, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे ये साबुन का जो है बच्चों, साबुन का जो है ये मान ली कि बबल है, तो ये अंदर क्या है, देखिए बाहर से कोई लाइट आएगी तो पहले किससे आ रही है, वायु से किस में आ रही है, वाटर में, फिर वाटर से किस में, एयर में। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस जो होता है और उसी कारण ये चमकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, ये कह रहा है कि किसमें जो है बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसको बताइए आप लोग। जब आप सॉरी बच्चों, जब आप डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब आप ट्रेवल करते हैं तो वहीं पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का घटना देखने को मिलती है। तो सबसे डेंसर मीडियम कौन सा है बच्चों, आप जानते हैं कि डेंसर जो है कौन है, डायमंड है, और रेयरर ग्लास को, क्योंकि डायमंड के डेंसिटी की तुलना में ग्लास की डेंसिटी बहुत ही कम है, इसलिए हम डेंसर टू रेयरर इसको मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डायमंड टू ग्लास। और अब हम लोग आगे देखते हैं।
total internal reflection takes place when a ray of light is traveling from denser to rarer medium and angle of incidence is greater than the critical angle. ठीक है ना बच्चों, the ray is completely reflected from the surface, so according to option, situation of the option A is correct where total internal reflection takes place. It is because diamond is denser than glass. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बच्चों, ठीक है ना, जब ज़्यादा हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। चलिए ये 21 नंबर क्वेश्चन बताइए बच्चों। ए कट डायमंड शाइन्स ब्राइटली ड्यू टू, ये कटा हुआ हीरा जो है, कटने का मतलब अच्छे से पॉलिश्ड, इसको ज्वेलरी की भाषा में पॉलिश्ड कहते हैं, साइंस की भी भाषा में कह सकते हैं। और कट करने का मतलब कि उसको कट करके फेंके नहीं है, लेकिन जब आप जानते हैं कि हीरा जो है कार्बन का ही रूप है, हीरा भी कोयले के साथ निवास करता है, उस कोयले में से ही आपको हीरे को निकालना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपकी परख अच्छी हो तो आप कोयले में से हीरा को पहचान सकते हैं। तो इसमें बताइए, एक कट डायमंड शाइन्स ब्रिलियंटली ड्यू टू, एक अच्छे से कटा हुआ हीरा चमकता है, क्यों? क्योंकि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है बच्चों, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना जो होती है उसी कारण जो है हीरा बच्चों क्या होता है, चमकता है। तो ये देख रहे हैं मेंस में पूछा गया है, और ये सब चीज़ आप देखते रहे, ये चीज़ आप देखते रहे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया, बार बार हम आपको बताएंगे तो उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा आप लोग को। तो बात यह है बच्चों कि हीरा भी कोयले से ही निकाला जाता है, और उसके बाद आपके पास हीरा आ गया तो हीरा जब खदान से निकलता उस समय चमकता नहीं है, उसको आपको तराशने की कला आनी चाहिए, तब वो चमकेगा। तो ये सब कुछ सीख जो है, ये सब बातें जो है आपको जीवन में कुछ सीख दे रही हैं। कहने का मतलब कि अगर आपको तराशने की कला हो, परखने की कला हो, तो आप कोयले में से हीरे को पहचानिए और उसको तराशिए और वो सबसे बेहतरीन चमकेगा। ए कट डायमंड शाइन्स ब्रिलियंटली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डायमंड शाइन्स मोर देन ए ग्लास पीस बिकॉज ऑफ इट्स लो क्रिटिकल एंगल, लो क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना बच्चों। दिस इज द रीजन वाई डायमंड शाइन्स मोर देन ए ग्लास पीस ऑफ सेम शेप। लो क्रिटिकल एंगल जब कम होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो चमकेगा। डायमंड एपियर्स लस्ट्रस बिकॉज ऑफ, लस्ट्रस में भी चमकीला ही होता है बच्चों, चमकीला ही होता है। डायमंड अपीयर्स लस्ट्रस बिकॉज ऑफ, क्यों बताइए? अभी उससे पहले हम लोग पढ़े हैं, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें देखिए क्या कर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी हाई, डायमंड अचीव brilliance partially from total internal reflection. It has been cut or designed in such a way that if light enters into it
incident light strikes many of the internal surfaces. After many such total internal reflections, the colors in the light are separated and hence seen individually. ठीक है ना बच्चों? तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने से क्या होता है कि द कलर्स इन द लाइट आर सेपरेटेड, ठीक है ना, एंड हेंस सीन इंडिविजुअली, चमकता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, या इसमें पूछा गया प्रश्न है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइनिंग ऑफ द डायमंड कट इन ए प्रॉपर वे। देख रहे हैं ना, अगर आप हीरा को अच्छे तरीके से तराशना नहीं जानते हैं तो चमकेगा नहीं, बस लेके उसको रखे रहिए। तो वही बात है कि परख और तराशने आना दोनों चीज़ें जरूरी है, बिकॉज इट हैज ए हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देख रहे हैं ना, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं दिया। हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होता है, हायर होता है। हाईएस्ट मतलब भाई बहुत चीज़ें अननोन है, हम हाईएस्ट कैसे कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होता है, और हायर होने के कारण ही इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कारण वो ग्लिटर करता है, चमकता है। अब देखिए, इसमें कथन और कारण दिया है, ए डायमंड स्पार्कल्स मोर देन ए ग्लास इमिटेशन कट टू सेम शेप। एकदम बात सही है, हीरा जो है ग्लास से ज़्यादा चमकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास, ना गलत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास से कम है, एकदम बिल्कुल गलत है। क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल ग्लास ही नहीं और भी सारी वस्तुओं से जो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए कथन ए सही है, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाए। जब ये दोनों सही होते तब इसमें से एक्सप्लेनेशन की बात आती, क्योंकि इन दोनों ए और बी वाले ऑप्शन में देख रहे हैं कि बोथ आर ट्रू होते हैं। तो ये वही बात है। ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर जो देख रहे हैं आजकल चल रहा है, कहने का मतलब कि आज हम लोग इतनी स्पीड से इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं। जैसे जियो जो आपको फाइबर कॉलिंग्स भी दे रहा है, तो कहने का मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। इसको बाहरी वातावरण से कोई मतलब ही नहीं होता है, तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 25 नंबर का ऑप्शन ए सही है। देख रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा गया कितनी बार, इससे दूसरे एग्जामों में भी, इससे पहले दूसरे एग्जामों में भी बहुत बार पूछा गया होगा, पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा इस शब्द के लिए हमको प्रिपेयर रहना है बच्चों, क्योंकि आने के बाद ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो जो क्वेश्चन आप पढ़ लिए वो क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी थिन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास सिलिका, ठीक है बच्चों। आर द प्लास्टिक केबल ऑफ ट्रांसमिटिंग लाइट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देयर इज नो लॉस ऑफ सिग्नल दो थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर, देयर इज नो लॉस ऑफ सिग्नल बच्चों, ठीक है ना। इसको बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स। कौन बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सिद्धांत जो है ऑप्टिकल फाइबर में प्रयोग किया जाता है। ये पीसीएस मेंस का प्रश्न है। 27 नंबर क्वेश्चन चलिए, इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन द सिग्नल ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट में। ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ऑप्टिक्स
ऑप्टिक्स माने क्या होता है, प्रकाश माने प्रकाश का जिसमें अध्ययन करते हैं उसमें ऑप्टिक्स में किया जाता है। तो हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स माने क्या होता है, प्रकाश से होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इन द फाइबर ऑप्टिक आ गया तो इसमें जाहिर से प्रकाश की किरण काम करेगी, ठीक है ना बच्चों। तो लाइट वेव काम करेगी, अदर चीज़ पर सोचने की जरूरत नहीं। रेडियो पर काम करती है, इसलिए उसका रेडियो नाम पड़ा है। और जो माइक्रोवेव सुना है, जो माइक्रोवेव पर काम करती है, जो मान लें कि आप जाते हैं किसी दुकान पर, बड़ी दुकानों पर जब जाएंगे समोसे और सब चीज़ों की, तो जो समोसा ठंडा रहेगा उसके बाद भी आपको 5 मिनट में गर्म करके माइक्रोवेव में गर्म करके आपको दे देगा, तो आपको फिर वो गर्म समोसा हो जाएगा। वैसे ये सब चीज़ें नुकसानदायक हैं, लेकिन आजकल लोग नुकसानदायक नहीं और लाभदायक नहीं, लोग टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन इज ए मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय सेंडिंग पल्सेज ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिक फाइबर, ठीक है ना बच्चों। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों क्या कह रहा है, फाइबर ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एकदम सही है बच्चों, अभी हम लोग पढ़े हैं, फाइबर ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सही है। अब देखिए क्या कह रहा है, दूसरे नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों, इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम पावर कंजम्पशन इज एक्सट्रीमली लो, ये भी एकदम सही है। ऑप्टिकल फाइबर में ऊर्जा की बहुत कम खपत होती है बच्चों, ठीक है ना। और देखिए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आर फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, ये जो है इंटरफेरेंस, जाहिर सी बात हम आपको बताएं हैं कि इसमें बाहरी वातावरण से कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आर फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, ये भी सही है। इन इंडिया रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिक फाइबर। जब प्रश्न ये पूछा गया था उस समय रिलायंस ग्रुप नहीं, कोई एक विदेशी था वो काम कर रहा था, तो इसलिए ये क्वेश्चन अब ये जो चौथा नंबर का है कोट जो है वो गलत है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा किसमें सही है बच्चों, ऑप्शन ए में सही है। कॉमन सेंस से देख लो, हम लोग पढ़ते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है और पावर कंजम्पशन कम होगा, क्योंकि अब जो ज़्यादा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, कम पावर कंजम्पशन वाला टेक्निक को लाया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि बल्ब की जगह पर जो हम लोग 100 वाट का बल्ब यूज करते तो उसके जगह पर एलईडी आ गई, जबकि जो बल्ब हम लोग यूज करते थे वो 100 वाट का रहता था, प्रकाश कम देता था, और एलईडी जो है 5 वाट 7 वाट 9 वाट 10 वाट 12 वाट जो भी आता है, और प्रकाश बल्ब से बहुत ज़्यादा देता है। तो जो नई नई टेक्नोलॉजी और उसमें पावर कंजम्पशन कम हो रहा है। तो ये वही चीज़ है जो चीज़ हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना। ये देखो, ये प्रश्न जब पूछा गया था तो इन इंडिया स्टरलाइट टेक कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिक फाइबर की मैंने मैन्युफैक्चर करना इन ईयर 2019, नॉट रिलायंस नहीं था बच्चों, कौन था, स्टरलाइट टेक कंपनी थी जो ऑप्टिक फाइबर बनाना शुरू की थी। देखिए, इंडोस्कोप यूज्ड बाय द डॉक्टर फॉर एग्जामिनिंग द इनसाइड ऑफ पेशेंट्स स्टमच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आपके हम ही कह रहे हैं कि पेट के अंदर जो देखने के लिए डॉक्टर्स जो है इंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पर काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये काम करता है। इंडोस्कोप भी बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। देखिए, इंडोस्कोप आर वाइडली यूज्ड आपके इनसाइड, शरीर के इनसाइड या किसी भी चीज़ के इनसाइड जहाँ पर नेत्र से नहीं देखा जा सकता, वहाँ पर इंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है।
endoscope are widely used to examine the interior of a hollow organ or cavity of the body. They are based on the principle of total internal reflection within a fiber optic bundle of fibers. ठीक है ना बच्चों, आपके शरीर के अंदर देखने के लिए आपके माउथ के माध्यम से चार्ज में लगा तो ये है बच्चों के आपके शरीर में मुंह के माध्यम से एक नली डाल दी जाती है जिससे जो इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करती है और उससे डॉक्टर आपके इंटरनल ऑर्गन को देख पाते हैं। एंड इंडोस्कोप इज एंड इंडोस्कोप क्या है? नैरो टेलीस्कोप भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है और सेमी माइक्रोस्कोप भी नहीं है। ये जो नॉन ऑफ दिस होता है एंड इंडोस्कोप को इसके श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एन इंडोस्कोप इज ए मेडिकल डिवाइस है consisting of a long thin flexible rigid tube which is, तो यही कहने का मतलब कि ये जो है इंडोस्कोप को कैमरा और माइक्रोस्कोप नहीं कर सकते हैं। इसको आप देख लेंगे। द रीजन ऑफ मिराज, जो मिर्चिका बनती है बच्चों, जो भ्रम होता है रेगिस्तान में कि माने कोई चीज़ वहाँ पर पानी उपस्थित नहीं रहता है लेकिन आपको दूर से देखेंगे तो लगेगा कि पानी उपस्थित है। ऐसा जो मिराज जो होता है माने बनता है वो किस सिद्धांत पर बनता है इसको बताइए। वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ है तो कहने का मतलब कि जब यहाँ से लाइट आती है बच्चों तो कहने का मतलब कि जो वायु की परतें हैं ठंडी और गर्म होती हैं। वायु की परतें जो है ठंडी और गर्म होती है, इसी से रिफ्रैक्शन होते होते टोटल एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है। तो मिराज जो बच्चों उसी सिद्धांत पर काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर मिराज काम करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश जो है डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो क्या आता है? दूर हटता है। ठीक है ना बच्चों, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जाता ऐसे इसी सिद्धांत पर, क्योंकि ये जो गर्म और ठंडी हवा की परतें हैं, वायु की परतें जो हैं बच्चों, जैसे गर्म हवा की परतें जो रेयर मीडियम का काम करती हैं और ठंडी हवा की परतें जो डेंसर मीडियम का काम करती हैं, तो ऐसे 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 से यहाँ पे काम करता है। यहाँ पर ये The mirage is caused by the refraction and total internal reflection of light. रिफ्रैक्शन होते होते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है बच्चों। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन होते होते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लेयर्स ऑफ एयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, लेयर्स ऑफ एयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी इन डिजर्ट एरिया, सक्सेसिव अपर लेयर इज डेंसर देन क्लोज बिलो देयर due to terrestrial heating. A ray of light coming from a distant object like the top of a tree gets refracted from a denser to rarer medium. Consequently, the refracted ray bends away from the normal until at a particular layer the light is incident on an angle greater than critical angle. At this stage, the incident ray suffers total internal reflection and enters the eye of observer. It appears as if an inverted image of the tree. It appears as if an inverted image of tree. Inverted image of tree. ठीक है ना, inverted image of tree. तो इसमें जो है उल्टी इमेज बनती है जिसको हम अपने सेंस के माध्यम से सीधा समझते हैं। क्योंकि आप आगे समझेंगे नेत्र में, तो नेत्र में भी किसी वस्तु की इमेज इन्वर्टेड ही बनती है, लेकिन उसको हम सेंस से सीधा समझते हैं। तो मिराज फॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देख रहे हैं बच्चों, ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। तो रिफ्रैक्शन होते होते
रिफ्रैक्शन होते होते, जैसे मान ली कि रिफ्रैक्शन होते होते, जैसे प्रकाश को ऐसे आना चाहिए तो यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ऐसे ऐसे करते करते आपको लगता है कि यहाँ से आता वो प्रतीत होता है। तो और मान ली कि आपकी यहाँ पर आँख है, देख रहे हैं आप ऐसे 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 आँख से अपने, तो आपको आ तो रहा है यहाँ से, लेकिन आपको प्रतीत हो कि यहाँ से आ रहा है। तो ये वही है, जो हवा की परतें ठंडी और गर्म होती है उसी के कारण जो है रिफ्रैक्शन होते होते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसी सिद्धांत पर मिराज बनती है। देखिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू विच ऑफ दिस फिनोमेनन इज मिराज फॉर्म्ड। मिराज जो बनती है किस किस सिद्धांत पर बनती है बच्चों, तो इसमें देखते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल हीटिंग। टेरेस्ट्रियल हीटिंग क्यों सही होगा बच्चों, क्यों सही होगा, क्योंकि जो धरती के जो अर्थ के नज़दीक की जो वायु की परत है वो गर्म होती है और जैसे जैसे ऊपर जाती है वो ठंडी होती है। टेरेस्ट्रियल हीटिंग, क्योंकि धरती जो है जो सूर्य से उष्मा आती है उसको एब्जॉर्ब करती है। तो इसी कारण बच्चों, तो अब देखिए ये तीसरा नंबर, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड नहीं होगा और डिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। तो 1 और 3 इसमें क्या होगा, सही होगा। रिफ्रैक्शन से ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और इसमें जो है जो वायु की परतें डिफरेंट हीटिंग की होती हैं उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेक्निक टू इंटीग्रेट एंड मार्क द इमेज ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है बच्चे, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। होलोग्राफी में जो बच्चों, होलोग्राफी में आप जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वाले सिद्धांत को लागू किया जाता है, क्योंकि आप देखे रहते हैं किताब पर भी एक होलोग्राम चिपकाया रहता है छोटा सा, उसको आप देखेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर अलग अलग प्रतीत होता है, ठीक है ना बच्चों। तो होलोग्राफी में जो है द टेक्निक टू इंटीग्रेट एंड मार्क द इमेज ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, होलोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, ये वही चीज़ है। तो 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेक 3 डायमेंशनल पिक्चर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेक 3 डायमेंशनल पिक्चर्स। कौन सा हो गया बच्चों, होलोग्राफी हो गया। होलोग्राफी का हम 3 डायमेंशनल पिक्चर्स के रूप में प्रयोग करते हैं। जनरेटिंग इमेज ऑन ए स्क्रीन बाय फोकसिंग एन इलेक्ट्रॉनिक बीम ऑन फास्फोरस कोटेड स्क्रीन इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, रोस्टर स्कैन कहते हैं। जैसे हम लोग जो वर्तमान अभी हम लोग टीवी देख रहे हैं एलसीडी वाली टीवी और जो पहले टीवी थी उसमें क्या अंतर है, क्योंकि पहले जो टीवी थी बच्चों ये एलसीडी है, और पहले जो टीवी थी आप देख रहे हैं कि ऐसे होती थी, इतनी मोटी होती थी। तो इधर से जो है यहाँ पर हम लोग देखते थे, ये स्क्रीन हो गई, ये स्क्रीन हो गई। आप देखते थे कि पहले जो टीवी होती थी मोटी थी, तो इधर से बीम आती थी और उसी से रोस्टर स्कैन के माध्यम से और हम लोग अपना टीवी पर पिक्चर देखते थे। लेकिन एलसीडी में ये सिद्धांत नहीं, दूसरा न्यू टेक्निक उपयोग की जा रही है। देखिए रोस्टर स्कैन इज यूज्ड इन सीआरटी कैथोड रे ट्यूब monitors in which electronic beam is projected by electronic gun to generate an image on the screen। स्क्रीन पर इमेज बनाने के लिए हम लोग कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग करते थे। अब आगे देखिए रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट के बारे में हम सभी सुने हैं। इस पर ही रमन साहब को, जो भारतीय वैज्ञानिक थे, भारतीय मूल के अमेरिकन वैज्ञानिक थे, इनको जो है
रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। रमन इफेक्ट डील्स विद द लाइट रे पासिंग थ्रू, किस किस चीज से पास होने वाली लाइट पर रमन इफेक्ट काम करता है, इसका बताइए आप लोग उत्तर। तो ये जो है ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम पर जो है, जिसपे ट्रांसपेरेंट का मतलब कि जिसके आर पार देखा जा सके, तो आर पार देखा जा सके मतलब कि लाइट इस पार से उस पार क्रॉस कर रही है, तो रमन इफेक्ट जो है ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम पर काम करता है। इसी रमन इफेक्ट के लिए वैज्ञानिक रमन साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए क्या कह रहा है कि रमन इफेक्ट डील्स विद द लाइट रेज पासिंग थ्रू ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम अकॉर्डिंग टू दिस ए बीम ऑफ लाइट traverses a dust free transparent sample of chemical compound. A small fraction of light emerges in direction other than that of incident। ठीक है ना बच्चों, अदर डायरेक्शन में हो जाती है, यही रमन इफेक्ट है। उसको आप अच्छे से समझेंगे, हम लोग अच्छे से किसी क्वेश्चन का जो ऑपरेशन पोस्टमार्टम करते हुए क्वेश्चन को समझने के लिए एक अलग से सीरीज चल रही है, वहाँ पर आपको डिटेल में समझाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि आप लोग थोड़ा सा समझ रहे सिद्धांतों को, और जो प्रीवियस ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हम लोग यहाँ पर उस चीज़ से परिचित हो रहे हैं, और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में है कि नहीं, जो प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग आप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग को अपने पढ़ने का डायरेक्शन चेंज करना होगा, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, डायरेक्शन चेंज करना है। फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड ए सीडी कंपैक्ट, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर यूजेज। सीडी में लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है बच्चों, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखेंगे हम लोग द लेंस यूज्ड इन सीडी प्लेयर एमिट अल्ट्रावायलेट लेजर बीम्स which produce sound after reflecting through the bright surface of CD। ठीक है ना बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो रेडियो स्पेक्ट्रम होता है उसमें हम लोग देख चुके हैं कि 400 से 700 जो नैनोमीटर जो होता है इसको हम लोग विजिबल कहते हैं, विजिबल। और ये क्या होता है, अल्ट्रावायलेट होता है। और ये क्या होता है बच्चों, इंफ्रारेड होता है। 700 से ऊपर क्या होता है, इंफ्रारेड होता है। तो ये चीज़ भी हम लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया। ठीक ना बच्चों, अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन ए सीडी कंपैक्ट डिस्क यूज्ड इन ऑडियो वीडियो सिस्टम इज सीन इन सनलाइट रेनबो लाइक कलर इज सीन। जब आप सीडी को सनलाइट में देखेंगे तो बहुत चमकती है इंद्रधनुष की तरह। इंद्रधनुष कहने का मतलब उसमें सभी रंग सेपरेट सेपरेट दिखाई देते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमिनन ऑफ, यह किस सिद्धांत पर काम करता है, द रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आप समझ रहे हैं और डिफ्रैक्शन भी समझ रहे हैं, तो उसी सिद्धांत पर सीडी को जो आप कोई भी घर पर अगर आपकी सीडी होगी तो उसको धूप में आप देखिएगा वो आपको रंगीन चमकती दिखाई दे, लेकिन जब वही रूम पर देखेंगे तो अंदर नहीं दिखाई देगी, लेकिन धूप में तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर चमकती है बच्चों। ठीक है ना, ये उसी चीज का एक्सप्लेनेशन था। अब देखिए ये 40 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको करेक्ट बताना है। ये चीज़ देखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी पूछ लेता है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। तो लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, एकदम गलत है। क्यों बच्चों, मैं इसको आपको अभी बता दूंगा। जैसे विबग्योर वाला जो आप देखते हैं तो इसमें जो है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और इसकी वेवलेंथ क्या होती है
कम होती है, ठीक है ना। तो रेड का जो है वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसी कारण से ये कम स्कैटर्ड होती है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि रेड का जो है बच्चों वेवलेंथ ज़्यादा होती है और स्कैटर्ड कम होती है। अब देखिए दूसरा क्या कर, स्पीड ऑफ विजिबल लाइट इन वाटर इतना टाइम्स द स्पीड इन वैक्यूम, ये गलत है, इसको जब आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो ये गलत निकलेगा। अब देखिए रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, ये सही है। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, ये CRT वाला जो हम लोग पढ़े थे टीवी में वाला, इसी सिद्धांत से रिलेट होता है। अब देखिए तीसरा सही हो गया। अब देखिए टू डिटेक्ट द ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स पुलिस यूजेज द डॉपलर इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड शॉर्ट रेडियो वेव्स, ये भी सही है। पुलिस जो है बच्चों, मान लें कि आप चलते हैं बहुत स्पीड से रोड पर चलते हैं, तो बड़ी बड़ी शहरों में और डेवलप्ड कंट्रीज में अपने आप चालान कट जाता है, क्योंकि वहाँ रोड पर सब सेट किया रहता है, डॉपलर इफेक्ट के माध्यम से रेडियो यूज करते हुए वो आपको कैच कर लेते हैं क्या की स्पीड क्या है। तो इसमें जो है बच्चों ऑप्शन डी वाला जो है सही है, ठीक ना। तीसरा और चौथा सही है। चलिए आगे चलते हैं। As we know that scattering of light or deviation, ये दिया फार्मूला, hence the light of short wavelength is scattered much more than the light of longer wavelength। लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट से शॉर्टर वेवलेंथ वाली ज़्यादा स्कैटर होती है। स्पीड ऑफ विजिबल लाइट लॉन्गर, जबकि रेड का क्या होता है वेवलेंथ क्या होती है ज़्यादा होती है, इसीलिए कम स्कैटर होता है बच्चे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप देख लेंगे। घटना चक्र एक बहुत अच्छी किताब है, उसको आप खरीदिए और पढ़िए भी। यहाँ पर बताने का मतलब है कि जहाँ पर समझने में कठिनाई आती है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाता है। कथन और कारण दिया है। इन ए मोशन पिक्चर्स यूजुअली 24 फ्रेम्स आर प्रोजेक्टेड एवरी सेकेंड ओवर ए होल लेंथ ऑफ ए फिल्म। ये कथन एकदम सही है। 24 फ्रेम जो है एक सेकेंड में प्रोजेक्ट किया जाता है, इसीलिए वो चीज़ें जो हम लोग टीवी पर देखते हैं वो फ्रेम में कट होती हैं, ऐसा नहीं कि वो उसी प्रकार से होती है। लेकिन उसके बाद भी जैसे हम ही कह रहे हैं कि कुछ वीडियो कहीं रिकॉर्ड की गई, कुछ वीडियो कहीं रिकॉर्ड की, और दोनों को इतना स्मार्टली ऐड कर दिया जाता है कि वो जो 24 फ्रेम वाली कंसेप्ट है वो उस सिद्धांत से आपको ये समझ में नहीं आता कि ये अलग अलग वीडियो है। तो ये पहला सही हो गया। एन इमेज फार्म्ड ऑन रेटिना ऑफ द आई परसिस्ट अबाउट इतना आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस। तो हमारे आँख पर जो है कोई भी इमेज 1/16 सेकेंड तक परसिस्ट करती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये निकालेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, और 0.0 और ये 100 में 16 से भाग देंगे तो कुछ आएगा। तो ये देख रहे हैं ना कि ये जो है ज़्यादा दे दिए, तो इसलिए गलत। हमको बस ये सही और गलत चेक करना है। तो ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, ठीक है ना बच्चों। तो ये फॉल्स हो गया। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आई persist for about 1/16 of a second after removal of the stimulus, ठीक ना बच्चों। हमारे रेटिना पर भी कोई इमेज 1/16 सेकेंड तक रहती है। जैसे किसी भी चीज़ को हम देखें और देख रहे हैं कि 1 सेकेंड अपने आप में एक बहुत छोटा समय है, लेकिन उसका भी 1/16वां भाग तक रहती है। इसलिए आपको चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में, क्योंकि एक इमेज बनी वो तुरंत हट गई, फिर दूसरी इमेज बनी वो हट गई, फिर तीसरी इमेज बनी, ऐसे चलते रहता है। तो इसलिए हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होता है बच्चों, ठीक ना। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस।
हम देखते हैं कि बताइए पाकिस्तान के सभी चैनल इंडिया में और इंडिया के सभी चैनल पाकिस्तान में क्यों नहीं चल पाते हैं, या अमेरिका के चैनल का आने का मतलब अगर वो आपको चलाना है तो दूसरे माध्यम से आना हुआ। तो सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड, इसको मैं आपको सिद्धांत से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इधर से कोई सिग्नल डाला जाएगा तो ये बहुत पहुँचेगा, तो ऐसे पहुँच पाएगा, इधर तो नहीं पहुँच पाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखिए ये कर्व्ड होने के कारण ही ये बच्चों टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड। अगर ये पृथ्वी गोल नहीं रहती तो हम सभी सिग्नल समान रूप से हर जगह पहुंचते हैं, लेकिन कर्व्ड होने के कारण ही सिग्नल सभी जगह समान रूप से नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये पृथ्वी के कर्व्ड होने के कारण है ऐसा बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, टेलीविजन सिग्नल कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड ड्यू टू दिस सिग्नल मूव्स फर्दर विदाउट हिटिंग द अर्थ सरफेस। ठीक ना बच्चों? अब वही जो देख रहे थे, कहने का मतलब कि ऐसे ऐसे कर्व्ड होने के कारण अब भाई आगे निकल जाएंगे, इधर से जो आएंगे इधर निकल जाएंगे। अब यहाँ पर कैसे आएंगे? तो कर्व्ड होने के कारण ही बच्चों फर्दर विदाउट हीटिंग द अर्थ सरफेस। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेक्निक इज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में ऑडियो भाई आवाज़ और दोनों होता है, इमेजेज दोनों होती हैं, ऑडियो और वीडियो दोनों होता है ना, ऑडियो और वीडियो दोनों होता है। तो टेलीविज़न में ऑडियो सिग्नल्स को टेलीकास्ट करने के लिए और या ब्रॉडकास्ट करने के लिए कौन से टेक्निक का उपयोग करता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कैसे हम आपको इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा जाए कि ऑडियो में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किया जाता है। अरे भाई एफएम जो है रेडियो चैनल है ना, एफएम जो है रेडियो चैनल है, तो इसमें क्या होगा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। एफएम जो है रेडियो चैनल है, तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दिमाग में ये दिमाग में बैठाने के लिए है, न कि इसमें कोई साइंटिफिक रिलेशन है। तो ऑडियो सिग्नल्स में हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं। ठीक ना बच्चों? देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज to transmit audio signals in television broadcast. Frequency modulated signals have larger bandwidth so that FM signals on adjacent bands have neither noise nor interference. ठीक है ना बच्चों? इसका फ्रीक्वेंसी का जो बैंडविड्थ ज़्यादा होता है इसलिए इंटरफेरेंस नहीं होता है और हमें खड़खड़ाहट फड़खड़ाहट नहीं सुनाई देती है। इमेज फार्म्ड ऑन रेटिना इज। रेटिना पर जो इमेज बनती है कैसी बनती है बच्चों? स्मॉलर बनती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। हमारे जब हम आँख से किसी वस्तु को देखते हैं तो इमेज कहाँ जाके बनती है? रेटिना पर बनती है। रेटिना से जो है हम अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने सेंस के द्वारा उसको सीधा करके समझते हैं। तो जो रेटिना पर इमेज बनती है, बताइए इतने बड़े ट्रक को आप देखते हैं वो आपके अंदर आँख के अंदर कैसे समा जाती है? इतने बड़े ट्रक को देखते हैं उसकी इमेज जो है आप इतनी छोटी आँख से देख कैसे पाते हैं? क्योंकि इमेज जो है उस वस्तु से छोटी बनती है और उल्टा बनती है। इसका जब ऑप्टिक्स का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उल्टी इमेज कैसे बनती है वो आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़िएगा, और फिर हम अभी पढ़ा भी रहे हैं। तो वहाँ से देखिए, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट्स बट इन्वर्टेड, वस्तु से छोटी और उल्टी बनती है, उसको हम अपने सेंस से उल्टी इमेज को सीधा करके देख लेते हैं। तो ये पीसीएस मेंस और प्री में देख रहे हैं पूछा गया प्रश्न, बहुत जगह पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों, इनको दिमाग में ध्यान रखिए। तो छोटी और उल्टी दोनों चीज निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, याद रखिए। तो निगेटिव चलता है। इसको कंसेप्ट बैठाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो छोटी भी हो गई और इन्वर्टेड भी हो गई।
इमेज फार्म्ड ऑन रेटिना इज रियल होती है, वास्तविक होती है। रियल और वर्चुअल कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों? अगर दो प्रकाश रियली एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो वहाँ पर रियल इमेज बनती है। और वर्चुअल कहाँ मानते हैं? जहाँ पर वो दोनों प्रकाश एक दूसरे को माने मैच ना करते हो, लेकिन हम मैच करता हुआ मानते हैं, वहाँ पर मिलते हुए मानते हैं, वहाँ पर वर्चुअल रहता है। रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सिग्नल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन आर सेंट वाया ऑप्टिक नर्व टू ब्रेन। ऑप्टिक नर्व से ब्रेन को भेज, तो विच अल्टीमेट process the image and allows us to see. However, image formed on the retina is inverted but on the basis of our experience। ठीक है ना बच्चों, अपने सेंस का प्रयोग करते हुए we see the straight image, हम सीधी इमेज देखते हैं। which type of image of an object is formed by eye lens of the retina। ठीक ना बच्चों, हम विच टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय आई लेंस ऑफ द रेटिना, माने हमारे आँख के लेंस जो है कैसी इमेज रेटिना पर फॉर्म करते हैं। तो देखिए, इन्वर्टेड तो फॉर्म करते हैं, इरेक्ट नहीं करते हैं और रियल करते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्चुअल को काट दीजिए। ठीक है ना बच्चों, तो कैसे करते हैं? इन्वर्टेड और रियल, इन्वर्टेड, रियल और स्मॉल। ठीक है ना बच्चों, तो इमेज तो रियल बनती है लेकिन उल्टा बनती है और छोटी बनती है, यही चीज़ हमें याद रखना। तो ये देख रहे हैं छत्तीसगढ़ PCS 2015 में प्रश्न पूछा गया है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड रखना है क्योंकि इसमें 130 क्वेश्चन है बच्चों। इस टॉपिक में 130 क्वेश्चन है और कहा जाता है ना कि देर से मिला न्याय जो है अन्याय के बराबर होता है। तो हम ही कह रहे हैं कि एक टॉपिक कोई पढ़ने में आप 20 दिन लगा देंगे तो फिर सिलेबस कवर नहीं। तो ऐसी स्पीड का कोई मतलब नहीं है जिससे आप अपने मंजिल पर ही ना पहुंच पाए। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल रीजन वाई इट इज बेटर टू हैव 2 eyes देन 1 इज दैट इट enhances डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन इन अस। मैं इसको अभी आपको समझा रहा हूँ बच्चों। हम ही कह रहे हैं, ये बताइए एक आँख और 2 आँख होने से क्या अंतर है और क्या फ़ायदा है? प्रिंसिपल रीजन वाई इट इज़ बेटर टू हैव 2 eyes। हम ही कह रहे हैं कि अगर हम, जाहिर सी बात है, आप देखेंगे तो सेम डिस्टेंस तक देख पाते हैं, लेकिन हम ही कह रहे हैं कि आप एक आँख बंद करके देखिए, जो वस्तु आप देख पा रहे हैं, क्या सभी वस्तु एक आँख से, जो जितनी वस्तु आप दोनों आँख से देख पा रहे हैं, जितनी चौड़ाई उतनी चौड़ाई आप दोनों एक आँख से देख पा रहे हैं? नहीं कर पा रहेंगे। आप एक आँख बंद कर देंगे तो आप देख तो पाएंगे, लेकिन आपका जो है देखने का जो रेंज है वो कम हो जाएगा। तो इट इनहेंसेज, कम किए उसको, तो अब दे दीजिए उसको। इट इनहेंसेज द डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन इन अस। तो ये क्या करता है कि डिस्टेंस को और डेप्थ परसेप्शन, हम ही कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इसको जो है आप एक आंख से देखेंगे तो बहुत करेंगे तो 3 साइड देख पाएंगे। जैसे इधर से आप देख रहे हैं यहाँ से, तो इधर देख पाएंगे, इधर देख पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा डेंस बढ़ता तो इधर भी थोड़ा सा आप देख पाते हैं। तो ये जो है डेप्थ परसेप्शन इन अस, 2 आँख होने से डिस्टेंस और डेप्थ परसेप्शन बढ़ जाता है। देखिए, ह्यूमन बींग्स हैव स्टीरियोस्कोपिक विजन means having eye at the front of their head। स्टीरियोस्कोपिक विजन का मतलब क्या होता है कि having eyes at the front of their head। ठीक है ना बच्चों, the 2 eyes are a few centimeter apart from each other। due to these 2 eyes see the same object from 2 slightly different angles। देख रहे हैं बच्चों, ये बात समझ में आपको नहीं आ रहा होगी, लेकिन different angles and send to slightly different image to the brain। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट इमेज भेजती हैं दोनों तरफ से
द ब्रेन combines these two images to build a three-dimensional picture of the object, and we can judge the depth and distance of the object more accurately. आप एक आंख से भी देख पाएंगे, लेकिन डेप्थ और एक्यूरेसी आपकी कम हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डायरेक्ट व्यूइंग ऑफ सन ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स काजेज इरिवर्सिबल डैमेज टू आई। द रेटिनल बर्न इज काज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द सन रेज। अल्ट्रावायलेट लाइट। हम अभी आपको बताएं कि 400 700 ये विजुअल रेंज है, लेकिन हम जब सूर्य ग्रहण जो होता है बच्चों, सोलर इक्लिप्स को मतलब हिंदी में होता है सूर्य ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण को हम नंगी आंखों से नेक्ड आई से जब देखते हैं विदाउट एनी ग्लास और फिल्टर्स, तो हम लोग जो अल्ट्रावायलेट जो है उस समय जो है सोलर इक्लिप्स में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है जो 400 से नीचे की होती है, और इंफ्रारेड होता है जो 700 से ऊपर का होता है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उस समय हमारे आंखों तक इजीली पहुंच पाती हैं, अल्ट्रावायलेट इजीली पहुंच पाती हैं, और यही में हमारी आंख को एक अपूरणीय क्षति पहुंचाती हैं जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है ना बच्चों, इसलिए गांव घर में लोग कहते हैं, और हम लोग थोड़ा सा जो नए उम्र के बच्चे हैं जो सूर्य ग्रहण को या चंद्र ग्रहण को, चंद्र ग्रहण में कोई समस्या नहीं, सूर्य ग्रहण में है, तो कहते हैं कि हम तो देख पा रहे हैं कोई समस्या नहीं है। वो तुरंत समस्या नहीं है, आप लंबे समय तक 2-4 मिनट 5 मिनट देखेंगे तो वो उसका अंतर जो है आपको आँख पर बहुत भारी नुकसान करता है, और जो आपको बाद में समझ में आएगा। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती हैं वही जो हमारी आँख को बच्चों क्षति पहुंचाती हैं। द ओनली टाइम दैट the sun can be viewed with the naked eye is during total eclipse when the moon completely covers the disk of the sun। ठीक ना, but it is never safe to look at a partial or annular eclipse or the partial phase of total solar eclipse without proper equipment and technique। Failure to use proper observing method may result in permanent eye damaging or severe visual loss caused by ultraviolet radiation। ठीक ना बच्चों, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है हमारी आँख को अस्थायी क्षति पहुंचा सकता है, जिसका हम फिर मेडिकल रिकवरी या दवा पास से इलाज नहीं कर पाएंगे आप। द कलर ऑफ स्टार इज इंडिकेशन ऑफ इट्स। जो तारे होते हैं उनका जो कलर जो है किस चीज़ का प्रमाण है। मान लीजिए कोई देखते हैं कि ज़्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है, तो किस चीज़ का जो कम चमकता है इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम है। ठीक है ना बच्चों, कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर। कलर ऑफ द स्टार रिफ्लेक्ट द age and temperature of the stars। reflect the age and temperature of stars। color is reflected from fusion reaction। फ्यूजन मैंने क्या होता है बच्चों, संलयन। सूर्य में संलयन होता है, मैंने वस्तुएं एक दूसरे से मिलती हैं। संलयन रिएक्शन विच इंडिकेट्स द टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज हाई देन द स्टार इज यंग। ठीक है ना बच्चों, भाई कोई चीज़ें धीरे धीरे धूमिल होती हैं, जाहिर सी बात है कि कोई आदमी यंग दिख रहा है इसका मतलब कि उसकी उम्र कम है, और बूढ़ा दिख रहा है इसका मतलब कि उम्र ज़्यादा है। उसी प्रकार से टेम्परेचर ज़्यादा इसका मतलब कि वो स्टार यंग है। द स्टार विल बी ब्लू ड्यूरिंग यंग स्टेज विच इंडिकेट्स हाई टेम्परेचर। ठीक है ना बच्चों, इफ स्टार इज रेड द टेम्परेचर इज लो। तो ठीक है ना, bluish। diffusion of light in atmosphere takes place due to dust particles। dust particle के कारण ही बच्चों प्रकाश जो है वायुमंडल में क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है।
डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोस्फियर टेक्स प्लेस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स। मैंने वायु में जो है छोटे छोटे जो धूल के कण होते हैं उसी के कारण जो है प्रकाश जो है स्कैटर्ड हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। ये IAS प्री 2003 का प्रश्न है बच्चों। सनलाइट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है ना। व्हेन इट पासेज थ्रू एटमोस्फेयर इट इज स्कैटर्ड बाय द एयर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड अदर सब्टल माने छोटा होता है, सब्टल मेटेरियल्स विच आर प्रेजेंट इन द पाथवे, रास्ते में। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोस्फेयर टेक्स ड्यू टू, देखिए 49 नंबर भी प्रश्न यही था, वो किसी दूसरे एग्जाम में पूछा था, झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। तो डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, किससे होता है, किसी भी लाइट का कलर क्या है वो किस चीज से डिटरमाइन होता है बच्चों, बताइए जल्दी से। कलर ऑफ द लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स वेवलेंथ, ठीक है ना बच्चों। कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स वेवलेंथ, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ in a visible spectrum of light. Wavelength of red color is largest, violet color है the shortest wavelength, इसलिए भाई लार्ज होने के कारण ही कम स्कैटर्ड होता है, ठीक है ना। रेड की वेवलेंथ लार्ज होने के कारण ये कम स्कैटर्ड होता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट, एकदम सही है, आदर पर जाने की जरूरत नहीं। विवग्योर में आइए, इसको जो दिमाग में बैठाना है उसको मैं बता रहा हूँ बच्चों। विवग्योर में क्या होता है कि रेड का वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है बच्चों, और वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। तो जैसे वायलेट से रेड की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और अंत में रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, और फ्रीक्वेंसी में यही उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी में उल्टा होता है, इसका जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वायलेट की, और रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है बच्चों, ठीक ना। इन विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम विवग्योर in order to is the order of the increasing wavelength of the increasing wavelength of the various colored lights, where violet color minimum and red maximum wavelength. Similarly the same is the order of decreasing frequency, इसका मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। वेयर वायलेट है द मैक्सिमम एंड रेड लाइट है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। बच्चों इसको दिमाग में बैठा रहेगी, ये भी प्रश्न पूछ लेता है, ठीक ना। रेड की क्या होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, और वायलेट में यही इसका अपोजिट हो जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द कलर है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा हो गया बच्चों, हम लोग तो जानते हैं कि रेड की होती है, टन 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 करते हुए। चलिए आगे बढ़िए। लाइट विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज वायलेट, शॉर्टेस्ट मैंने सबसे छोटा। ये क्या कह रहा है बच्चों, इन विजिबल स्पेक्ट्रम कलर हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा बच्चों, वायलेट का। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा, वायलेट का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी। बच्चों विवग्योर भैया इसमें वायलेट और रेड नहीं दिया है क्या, ताकि हम टन से बता दें। अब देखिए इसमें क्या दिया है, ब्लू दिया है, ठीक है ना, और ब्लू के बाद ग्रीन दिया है, येलो दिया है और रेड दिया है। तो बच्चों जिसकी क्या होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी
उसमें एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। तो क्या होता है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है ना बच्चों, ये जो होता है फार्मूला होता है। तो देखिए हम लोग इससे पहले ये दोनों देख रहे थे, लेकिन इसमें देख रहे हैं ब्लू लाइट और सब जो दिया ही नहीं। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ये होता है कि जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं उन्हीं पर काम करने होते हैं। तो ब्लू लाइट की एनर्जी जो है बच्चों हाईएस्ट होगी, क्योंकि ये जो ग्रीन देख रहे हैं ये ग्रीन हो गया, और ये रेड हो गया, और ये येलो हो गया। इन सब की वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो इनवर्सली इसका मतलब कि जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एनर्जी ऑफ एनी कलर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव द मैक्सिमम एनर्जी लेवल सो अकॉर्डिंग टू टन। वही करिए बच्चों, विबग्योर में क्या होगा, इसका जो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसकी कम होगी एनर्जी, इसका जो वेवलेंथ सबसे कम तो इसकी सबसे ज़्यादा, ये इसके नज़दीक है। टन से मारिए, आगे निकलिए। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पर आइए। एसर्शन कथन और कारण है बच्चों, ठीक ना। तो देखिए, इन द विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन लाइट। होगा एकदम फाल्स है बच्चों। अभी हम लोग देखे हैं विबग्योर जो हम लोग पढ़े हैं, विबग्योर में क्या होगा, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और इसका जो कम होती है। तो जब रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो जब ज़्यादा होगी तो कैसे इसका एनर्जी वो ज़्यादा होगा। इन द विजुअल लाइट मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन लाइट, ये गलत है, कथन गलत है। और कारण में ये, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन दैट ऑफ ग्रीन लाइट, ये बात सही है। रेड लाइट का जो है बच्चों वेवलेंथ ग्रीन लाइट से ज़्यादा होता है, ये बात सही है। तो देखिए ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, ये डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वही वाला चीज़ जो हम लोग पढ़े हैं, ये टन टन टन। आगे बढ़िए 58 नंबर क्वेश्चन पर। Sun is visible to us a few minutes before the actual sunrise because of refraction of light. सॉरी, हम ये कह रहे हैं कि भैया देखिए ये है होरिजोन। अभी सूर्य यहाँ से निकल रहा होता है तो फिर भी सूर्य हमको यहाँ से दिखाई देने लगता है। हमारी आँख यहाँ पर है बच्चों, घंटे की तरह। तो हम कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ से जो लाइट आती है ऐसे ऐसे, ठीक है ना बच्चों, यहाँ से लाइट आते आते टन 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 करते करते एक ऐसी स्थिति आती है कि आपको यहाँ से आती हुई प्रतीत होने लगती है। तो सूर्य अभी यहीं पर आता है, लेकिन लालिमा आपको यहाँ पर दिखाई देने लगती है। ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। लाइट रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं, अपने मार्ग से हटने को रिफ्रैक्शन कहते हैं बच्चों। द सन इज विजिबल टू अस ए फ्यू मिनट बिफोर। भाई सूर्य उगने से पहले भी हम लगता है कि सूर्य उग रहा है, जबकि सूर्य हमें दिखाई एक्चुअली नहीं दे रहा होता, उसकी लालिमा दिखाई दे रही होती है, सूर्य को हम नहीं देख पाते हैं। और डूबने के बाद भी जब सूर्य डूब जाता है तो फिर भी हमको लालिमा दिखाई देती रहती है। तो सूर्य उगने से पहले और डूबने के बाद तक हम सूर्य को देखता हुआ प्रतीत होता है, हमें महसूस होता है। ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सन इज विजिबल टू फ्यू मिनट्स बिफोर एंड ए फ्यू मिनट आफ्टर सनसेट, ठीक है ना बच्चों, आफ्टर सनसेट, ए फ्यू मिनट आफ्टर सनसेट। तो बच्चों चलते हैं आगे, चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर।
द सन एंड द मून अपीयर इलिप्टिकल नियर द होरिजोन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना बच्चों, इलिप्टिकल, सन एंड द मून अपीयर इलिप्टिकल नियर द होरिजोन बिकॉज ऑफ, वही जो अभी हम लोग ये वाला कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि असली सूर्य तो ही है बच्चों, लेकिन हाई भ्रम हो जाता है और लालिमा दिखाई देती है, टन 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 हम लोग करते हैं, तो ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है बच्चों। ठीक ना, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज इट हैज लॉन्ग वेवलेंथ। लॉन्ग वेवलेंथ, रेड लाइट जो है बच्चों इसका वेवलेंथ क्या होता है, लॉन्ग होता है, और लॉन्ग होने के कारण स्कैटर कम होती है। ठीक है ना बच्चों, स्कैटर कम होती है, इसीलिए इसको लगाया जाता है क्योंकि दूर से देख सके हम। ठीक है ना, तो बच्चों इसमें अभी 130 प्रश्न है और आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं 60 क्वेश्चन पर। ठीक ना, फिर हम लोग अगले पार्ट में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अंत में ये कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए घंटी का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें। जब भी हम लाइव आएँ तब आप हमसे जुड़ सकें और अपने मन की बात शेयर कर सकें कमेंट में। और आपको जहाँ भी मान ली किस क्वेश्चन को समझने में समस्या आई आप कमेंट कर देंगे, उस क्वेश्चन को मैं और डिटेल से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए स्टडी विथ मस्ती।